प्रस्तुत है रवींद्रनाथ टैगोर की कहानी अतिथि। कांठालिया के जमींदार मतीलाल बाबू सपरिवार नौका से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में दोपहर के समय नदी किनारे की एक मंडी के पास नौका बांधकर भोजन बनाने का आयोजन कर ही रहे थे कि इसी बीच एक ब्राह्मण बालक ने आकर पूछा, बाबू तुम लोग कहाँ जा रहे हो? प्रश्नकर्ता की आयु 15-16 से अधिक न रही होगी। मती बाबू ने उत्तर दिया, कांठालिया। ब्राह्मण बालक ने कहा, मुझे रास्ते में नंदी गांव में उतार देंगे क्या? बाबू ने स्वीकृति प्रकट करते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ब्राह्मण बालक ने कहा, मेरा नाम तारापद है। गौर वर्ण बालक देखने में बड़ा सुंदर था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों और मुस्कुराते हुए ओष्ठाधरों पर सुललित सौकुमार्य झलक रहा था। वस्त्र के नाम पर उसके पास एक मैली धोती थी। उघरी हुई देह में किसी प्रकार का बाहुल्य न था, मानो किसी शिल्पी ने बड़े यत्न से निर्दोष सुडौल रूप में गढ़ा हो। मानो वह पूर्व जन्म में तापस बालक रहा हो और निर्मल तपस्या के प्रभाव से उसकी देह का बहुत सा अतिरिक्त भाग क्षय होकर एक सम्मार्जित ब्राह्मण्य श्री परिस्फुट हो उठी हो। मतीलाल बाबू ने बड़े स्नेह से उससे कहा, बेटा स्नान कराओ, भोजन आदि यहीं होगा। तारापद बोला, ठहरिए, और वो तत्क्षण निसंकोच भोजन के आयोजन में सहयोग देने लगा। मतीलाल बाबू का नौकर हिंदुस्तानी अबंगाली था। मछली आदि काटने में वो इतना निपुण नहीं था। तारापद ने उसका काम स्वयं लेकर थोड़े ही समय में अच्छी तरह से संपन्न कर दिया और 1-2 तरकारी भी बड़ी कुशलता से तैयार कर दी। भोजन बनाने का कार्य समाप्त होने पर तारापद ने नदी में स्नान करके पोटली खोली और एक सफेद वस्त्र धारण किया। काठ की एक छोटी सी कंघी लेकर सिर के बड़े बड़े बाल माथे पर से हटाकर गर्दन पर डाल दिए और स्वच्छ जनेऊ का धागा छाती पर लटकाकर नौका में मतीलाल बाबू के पास जा पहुंचा। मतीलाल उसे नौका के भीतर ले गए। वहां मती बाबू की स्त्री और उनकी नववर्षीया कन्या बैठी थी। मती बाबू की स्त्री अन्नपूर्णा इस सुंदर बालक को देखकर स्नेह से उच्छ्वासित हो उठी। मनी मन कह उठी, आहा, किसका बच्चा है, कहाँ से आया है, इसकी माँ इसे छोड़कर किस प्रकार जीती होंगी। यथा समय मती बाबू और इस लड़के के लिए पास पास 2 आसन डाले गए। लड़का ऐसा भोजन प्रेमी न था। अन्नपूर्णा ने उसका अल्प आहार देखकर मन में सोचा कि लजा रहा है, उससे ये वो खाने को बहुत अनुरोध करने लगी। परंतु जब वह भोजन से निवृत्त हो गया तो उसने कोई भी अनुरोध न माना। देखा गया लड़का हर काम अपनी इच्छा के अनुसार करता, लेकिन ऐसे सहज भाव से करता कि उसमें किसी भी प्रकार की जिद या हट का आभास न मिलता। उसके व्यवहार में लज्जा के लक्षण लेश मात्र भी दिखाई नहीं पड़े। सबके भोजन आदि के बाद अन्नपूर्णा उसको पास बैठाकर प्रश्नों द्वारा उसका इतिहास जानने में प्रवृत्त हुई। कुछ भी विस्तृत विवरण संग्रह ना हो सका, बस इतनी सी बात जान सकी कि लड़का 7-8 बरस की उम्र में ही स्वेच्छा से घर छोड़कर भाग आया है। अन्नपूर्णा ने प्रश्न किया, तुम्हारी माँ नहीं है? तारापद ने कहा, है। अन्नपूर्णा ने पूछा, वे तुम्हें प्यार नहीं करती? इसे अत्यंत विचित्र प्रश्न समझकर हंसते हुए तारापद ने कहा, प्यार क्यों नहीं करेंगी? अन्नपूर्णा ने प्रश्न किया, तो फिर तुम उन्हें छोड़कर क्यों आए? तारापद बोला, उनके और भी 4 लड़के और 3 लड़कियां हैं। बालक के इस विचित्र उत्तर से व्यथित होकर अन्नपूर्णा ने कहा, मैया रे मैया, ये कैसी बात है? 5 अंगुलियां हैं तो क्या 1 अंगुली त्यागी जा सकती है? तारापद की उम्र कम थी, उसका इतिहास भी उसी मात्रा में संक्षिप्त था, किंतु लड़का बिल्कुल असाधारण था। वो अपने माता पिता का चौथा पुत्र था। शैशव में ही पितृहीन हो गया था। बहुसंतान वाले घर में भी तारापद सबको अत्यंत प्यारा था। माँ, भाई, बहन और मोहल्ले के सभी लोगों से वो अजस्र स्नेह लाभ करता। यहाँ तक कि गुरुजी भी उसे न मारते थे। मारते तो भी बालक के अपने पराये सभी उससे वेदना का अनुभव करते। ऐसी अवस्था में
उसके घर छोड़ने का कोई कारण न था। जो उपेक्षित रोगी लड़का हमेशा चोरी करके पेड़ों से फल और गृहस्थों से उसका चौगुना प्रतिफल पाता घूमता फिरता, वो भी अपनी परिचित ग्राम सीमा के भीतर अपनी कष्ट देने वाली माँ के ही पास पड़ा रहा, और समस्त ग्राम का ये दुलारा लड़का एक विदेश यात्रा दल, नौटंकी की तरह का एक बंगाल का लोक नाट्य रूप होता है, उसमें शामिल होकर निर्ममता से गांव छोड़कर भाग खड़ा हुआ। लोग उसका पता लगाकर उसे गांव लौटा लाए। उसकी माँ ने उसे छाती से लगाकर आंसुओं से आर्द्र किया। उसकी बहनें रोने लगीं। उसके बड़े भाई ने पुरुष अभिभावक का कठिन कर्तव्य पालन करने के उद्देश्य से उस पर मृदु भाव से शासन करने का यत्न करके अंत में अनुतप्त चित्त से खूब प्राश्रय और पुरस्कार दिया। मोहल्ले की लड़कियों ने उसे घर बुला बुलाकर खूब प्यार किया और नाना प्रलोभनों से उसे वश में करने की चेष्टा की, किंतु बंधन, यही नहीं, स्नेह का बंधन भी उसे सहन नहीं हुआ। उसके जन्म नक्षत्र ने उसे गृहहीन कर रखा था। वो जब भी देखता कि नदी में कोई विदेशी नौका अपनी रस्सी घिसटाती जा रही है, गांव के विशाल पीपल वृक्ष के तले किसी दूर देश के किसी सन्यासी ने आश्रय लिया है, अथवा बंजारे नदी के किनारे ढालू मैदान में छोटी छोटी चटाइयाँ बांधकर खपच्चियाँ छीलकर टोकरियाँ बनाने लगे हैं, तब बाह्य पृथ्वी की स्नेहहीन अज्ञान स्वाधीनता के लिए उसका मन बेचैन हो उठता। लगातार 2-3 बार भागने के बाद उसके कुटुंबियों और गांव के लोगों ने उसकी आशा छोड़ दी। पहले उसने एक यात्रा दल का साथ पकड़ा। जब अधिकारी उसको पुत्र के समान स्नेह करने लगे और वो दल के छोटे बड़े सभी का प्रिय पात्र हो गया, यही नहीं, जिस घर में यात्रा होती उस घर के मालिक, विशेषकर घर का महिला वर्ग, जब विशेष रूप से उसे बुलाकर उसका आदर मान करने लगा, तब एक दिन किसी से बिना कुछ कहे वो भटक कर कहाँ चला गया, इसका फिर किसी को पता न चल सका। तारापद हरिण शिशु के समान बंधन भीरू था और हरिण के ही समान संगीत प्रेमी भी। यात्रा के संगीत ने ही उसे पहले घर से विरक्त किया था। संगीत का स्वर उसकी समस्त धमनियों में कंपन पैदा कर देता और संगीत की ताल पर उसके सर्वांग में आंदोलन उपस्थित हो जाता। जब वो बिल्कुल बच्चा था तब भी वो संगीत सभाओं में जिस प्रकार संयत गंभीर प्रौढ़ भाव से आत्मविस्मृत होकर बैठ बैठ कर झूमने लगता, उसे देखकर प्रवीण लोगों के लिए हंसी संवरण करना कठिन हो जाता। केवल संगीत ही क्यों, वृक्षों के घने पत्तों पर जब श्रावण की वृष्टि धारा पड़ती, आकाश में मेघ गरजते, पवन अरण्य में मातृहीन दैत्य शिशु की भांति क्रंदन करता रहता, तब उसका चित्त मानो उच्छृंखल हो उठता। निस्तब्ध दोपहरी में आकाश में बड़ी दूर आती चील की पुकार, वर्षा ऋतु की संध्या में मेढकों का कलरव, गहन रात में श्रृंगालों की चीत्कार ध्वनि, सभी उसको अधीर कर देते। संगीत के इस मोह से आकृष्ट होकर वो शीघ्र ही एक लोक गीत गायकों के पांचाली दल में भर्ती हो गया। मंडली का अध्यक्ष उसे बड़े यत्न से गाना सिखाने और पांचाल कंठस्थ कराने में प्रवृत्त हुआ और उसे अपने वक्ष प्रिंजर के पक्षी की भांति प्रिय समझकर स्नेह करने लगा। पक्षी ने थोड़ा बहुत गाना सीखा और एक दिन तड़के उड़कर चला गया। अंतिम बार वो जिम्नास्टिक करने वालों के दल में शामिल हुआ। जेठ के अंतिम दिनों से लेकर आषाढ़ की समाप्ति तक इस अंचल में जगह जगह क्रमानुसार समवेत रूप से अनुष्ठित मेले लगते। उनके उपलक्ष्य में यात्रा वालों के 2-3 दल, पांचाली गायक, कवि, नर्तकियां और अनेक प्रकार की दुकानें छोटी छोटी नदियों, उपनदियों के रास्ते नौकाओं द्वारा एक मेले के समाप्त होने पर दूसरे मेले में घूमती रहती। पिछले वर्ष से कलकत्ता की एक छोटी जिम्नास्टिक मंडली इस पर्यटनशील मेले के मनोरंजन में योग दे रही थी। तारापद ने पहले तो नौकारूढ़ दुकानों के साथ मिलकर मेले में पान की गिलौरियां बेचने का भार लिया। बाद में अपने स्वाभाविक कौतूहल के कारण इस जिम्नास्टिक दल के अद्भुत व्यायाम नैपुण्य से आकृष्ट होकर उसमें प्रवेश कर लिया। तारापद ने अपने आप अभ्यास करके अच्छी तरह बंसी बजाना सीख लिया था। जिम्नास्टिक के समय वो द्रुत ताल पर लखनऊ की ठुमरी के सुर में बंसी बजाता। यही उसका एकमात्र काम था। उसका आखिरी पलायन इसी दल में हुआ था। उसने सुना था कि नंदी ग्राम के जमींदार बाबू बड़ी धूमधाम से एक शौकिया यात्रा दल बना रहे हैं, अतः
वो अपनी छोटी सी पोटली लेकर नंदीग्राम की यात्रा की तैयारी कर रहा था। इसी समय उसकी भेंट मती बाबू से हो गई। एक के बाद एक नाना दलों में शामिल होकर भी तारापद ने अपनी स्वाभाविक कल्पना प्रवण प्रकृति के कारण किसी भी दल की विशेषता प्राप्त नहीं की थी। वह अंतःकरण से बिल्कुल निर्लिप्त और मुक्त था। संसार में उसने सर्वदा अनेक कुत्सित बातें सुनी और अनेक अशोभन दृश्य देखे, किंतु उन्हें उसके मन में संचित होने का रत्ती भर अवकाश न मिला। उस लड़के का ध्यान किसी ओर था ही नहीं। अन्याय बंधनों की भांति किसी प्रकार का अभ्यास बंधन भी उसके मन को बाध्य न कर सका। वो उस संसार में पंकिल जल के ऊपर शुभ्र पक्ष राजहंस की भांति तैरता फिरता। कौतूहलवश वो जितनी भी बार डुबकी लगाता, उसके पंख न तो भीग पाते थे न मलिन हो पाते थे। इसी कारण इस गृह त्यागी लड़के के मुख पर एक शुभ्र स्वाभाविक तारुण्य अम्लान भाव से झलकता रहता। उसकी यही मुखश्री देखकर प्रवीण दुनियादार मती बाबू ने बिना कुछ पूछे, बिना संदेह किए बड़े प्यार से उसका आह्वान किया था। एक रेडियो भाग 2। भोजन समाप्ति होने पर नौका निकल पड़ी। अन्नपूर्णा बड़े स्नेह से ब्राह्मण बालक से उसके घर की बातें, उसकी स्वजन कुटुंबियों का समाचार पूछने लगी। तारापद ने अत्यंत संक्षेप में उनका उत्तर देकर बाहर आकर परित्राण पाया। बाहर परिपूर्णता की अंतिम सीमा तक भरकर वर्षा की नदी ने अपने आत्मविस्मृत उद्दाम चांचल्य से प्रकृति माता को मानो उद्विग्न कर दिया था। मेघ मुक्त धूप में नदी के किनारे की अर्ध निमग्न काश तृण श्रेणी एवं उसके ऊपर के सरस सघन ईख के खेत और उससे भी परवर्ती प्रदेश में दूर दिगंत चुम्बित नीलांजन वर्ण वन रेखा, सभी कुछ मानो किसी काल्पनिक कथा की सोने की छड़ी। एक प्रसिद्ध लोक कथा है कि एक राजकुमार ने सोने की छड़ी छुआकर सोई हुई राजकुमारी को जगा दिया था और चांदी की छड़ी छुआने से वो सो जाती थी। तो सोने की छड़ी प्रेम जागृत अवस्था की प्रतीक है। तो इस छड़ी के स्पर्श से सद्य जागृत नवीन सौंदर्य की भांति नीरव नीलाकाश की मुग्ध दृष्टि से सम्मुख पर स्फुट हो उठा हो। सभी कुछ मानो सजीव, स्पंदित, प्रगल्भ, प्रकाश में उद्भासित नवीनता के मसृण और प्राचुर्य से परिपूर्ण हो। तारापद ने नौका की छत पर पाल की छाया में जाकर आश्रय लिया। ढालू हरा मैदान, पानी से भरे पाट के खेत, गहन श्याम लहराते हुए हेमंतकालीन आमंधान, घाट के गांव की ओर जाने वाले सकरे रास्ते, सघन वन वेष्टित छायामय गांव, एक के बाद एक उसकी आंखों के सामने से निकलने लगे। जल स्थल आकाश चारों ओर की ये गतिशीलता, सजीवता, मुखरता, आकाश पृथ्वी की ये व्यापकता और वैचित्र्य एवं निर्लिप्त सुदूरता, यह अत्यंत विस्तृत, चिरस्थायी, निर्निमेष, नीरव, वाक्य विहीन विश्व तरुण बालक के परमात्मीय थे। पर फिर भी वो इस चंचल मानव को क्षण भर के लिए भी स्नेह बाहुओं में बांध रखने की कोशिश नहीं करता था। नदी के किनारे बछड़े पूंछ उठाए दौड़ रहे थे। गांव का चट्टू रस्सी के बंधे अपने अगले पैरों के बल कूदता घास चरता फिर रहा था। मचरंग पक्षी मछुओं के जाल बांधने के बांस के डंडे के बड़े वेग से पानी में झप कूद कर मछली पकड़ रहा था। लड़के पानी में खेल रहे थे। लड़कियां उच्च स्वर में हंसती हुई बातें करती हुई छाती तक गहरे पानी में अपने वस्त्रांचल फैलाकर दोनों हाथों से उसे धो रही थीं। आंचल कमर में खोसे महरने डलिया एवं मछुआरों से मछली खरीद रही थी। इस सब को वो चिर नूतन अश्रांत कौतूहल से बैठा देखता था। उसकी दृष्टि की पिपासा किसी भी तरह निवृत्त नहीं होती थी। नौका की छत पर जाकर तारापद ने धीरे धीरे खिवैया मांझियों से बातचीत छेड़ दी। बीच बीच में आवश्यकतानुसार वो मल्लाहों के हाथ से लग्गी लेकर खुद ही ठेलने लग जाता। मांझियों को जब हुक्का पीने की जरूरत पड़ती
तब वो स्वयं जाकर हाल संभाल लेता। जब जिधर हाल मोड़ना आवश्यक होता वो दक्षतापूर्वक संपन्न कर देता। संध्या होने से कुछ पूर्व अन्नपूर्णा ने तारापद को बुलाकर पूछा, रात में तुम क्या खाते हो? तारापद बोला, जो मिल जाता है वही खा लेता हूँ, हर रोज खाता भी नहीं। इस सुंदर ब्राह्मण बालक की आतिथ्य ग्रहण करने की उदासीनता अन्नपूर्णा को थोड़ी कष्टकर प्रतीत हुई। उनकी बड़ी इच्छा थी कि खिला पिलाकर पहना ओढ़ाकर इस गृहच्युत यात्री बालक को संतुष्ट करें, किंतु वो किससे संतुष्ट होगा ये वो न जान सकी। नौकरों को बुलाकर गांव से दूध मिठाई आदि खरीद मंगाने में अन्नपूर्णा ने धूमधाम मचा दी। तारापद ने पेट भर भोजन तो किया किंतु दूध नहीं पिया। मौन स्वभाव मतीलाल बाबू तक ने उससे दूध पीने का अनुरोध किया। उसने संक्षेप में कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता। नदी पर 2-3 दिन बीत गए। तारापद ने भोजन बनाने, सौदा खरीदने से लेकर नौका चलाने तक सब कामों में स्वेच्छा और तत्परता से योगदान दिया। जो भी दृश्य उसकी आंखों के सामने आता उसी ओर तारापद की कौतूहलपूर्ण दृष्टि दौड़ जाती। जो भी काम उसके हाथ लग जाता उसी की ओर वो अपने आप आकर्षित हो जाता। उसकी दृष्टि, उसके हाथ, उसका मन सर्वदा ही गतिशील बने रहते। इसी कारण वो इस नित्य चलायमान प्रकृति की भांति सर्वदा निश्चिंत उदासीन रहता, किंतु सर्वदा क्रियासक्त भी। यूं तो हर मनुष्य की अपनी एक स्वतंत्र अधिष्ठान भूमि होती है, किंतु तारापद इस अनंत नीलांबर वाही विश्व प्रवाह की एक आंदोज्ज्वल तरंग था। भूत भविष्यत के साथ उसका कोई संबंध न था। आगे बढ़ते जाना ही उसका एकमात्र काम था। इधर बहुत दिनों तक नाना संप्रदायों के साथ योग देने के कारण अनेक प्रकार की मनोरंजनी विधाओं पर उसका अधिकार हो गया था। किसी भी प्रकार की चिंता से आच्छन्न न रहने के कारण उसके निर्मल स्मृति पट पर सारी बातें अद्भुत ढंग से अंकित हो जाती। पांचाली, कथकथा, पुराण आदि का पाठ और व्याख्या करना, कीर्तिगान, यात्राभिनय के लंबे अवतरण उसे कंठस्थ थे। मतीलाल बाबू अपनी नित्य प्रति की प्रथा के अनुसार एक दिन संध्या समय अपनी पत्नी और कन्या को रामायण पढ़कर सुना रहे थे। लवकुश की कथा की भूमिका चल रही थी। तभी तारापद अपना उत्साह संवरण न कर पाने के कारण नौका की छत से उतर आया और बोला, किताब रहने दे, मैं लवकुश का गीत गाता हूँ, आप सुनते चलिए। ये कहकर उसने लवकुश की पंचाली गानी शुरू कर दी। बांसुरी के से सुमिष्ट उन्मुक्त स्वर में वो बड़ी तेज गति से दासुराय के अनुप्रासों की वर्षा करने लगा। दांडी मछुए सभी दरवाजों पर आकर झुके पड़े थे। उस नदी नीर के संध्याकाश में हास्य, करुणा एवं संगीत का एक अपूर्व रस स्रोत प्रवाहित होने लगा। दोनों निस्तब्ध किनारे कौतूहलपूर्ण हो उठे। पास से जो नौकाएं गुजर रही थीं, उनमें बैठे लोग क्षण भर के लिए उत्कंठित होकर उसी ओर कान लगाए रहे। जब गीत समाप्त हो गया तो सभी ने व्यथित चित्त से लंबी सांस लेकर सोचा कि इतनी जल्दी क्यों समाप्त हो गया। सजल नयना अन्नपूर्णा की इच्छा हुई कि उस लड़के को गोद में बिठाकर छाती से लगाकर उसका माथा चूम लें। मतीलाल बाबू सोचने लगे, इस लड़के को यदि किसी प्रकार अपने पास रख सकूं तो पुत्र का अभाव पूरा हो जाए। केवल छोटी बालिका चारुकाशी का अंतःकरण ईर्ष्या और विद्वेष से परिपूर्ण हो उठा। एक रेडियो चारू शशि अपने माता पिता की इकलौती संतान और उनके स्नेह की एकमात्र अधिकारिणी थी। उसकी धुन और हठ की कोई सीमा न थी। खाने, पहनने, बाल बनाने के संबंध में उसका अपना स्वतंत्र मत था, किंतु उस मन में तनिक भी स्थिरता नहीं थी। जिस दिन कहीं निमंत्रण होता उस दिन उसकी माँ को भय रहता कि कहीं लड़की साज श्रृंगार को लेकर कोई असंभव जिद न कर बैठे। यदि दैवात कभी केश बंधन उसके मन के अनुकूल न हुआ तो फिर उस दिन चाहे जितनी बार बाल खोलकर, चाहे जितनी प्रकार से बांधे जाते, वो किसी तरह संतुष्ट न होती और अंत में रोना धोना मच जाता। हर बात में यही दशा होती थी। परंतु कभी कभी जब उसका चित्त प्रसन्न रहता तो उसे किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति न होती।
उस समय वो प्रचुर मात्रा में स्नेह प्रकट करके अपनी माँ से लिपट कर चूम कर हंसती हुई बात करते करते उसे एकदम परेशान कर डालती। ये छोटी बालिका एक दुर्भेद्य पहेली थी। ये बालिका अपने दुर्बोध्य हृदय से पूरे वेग का प्रयोग करके मन ही मन विषम ईर्ष्या से तारापद का निरादर करने लगी। माता पिता को भी उसने पूरी तरह से उद्विग्न कर डाला। भोजन के समय रोदनोन्मुखी होकर भोजन के पात्र को ठेल कर फेंक देती। खाना उसको रुचिकर न लगता, नौकरानी को मारती। सभी बातों में अकारण शिकायत करती रहती। जैसे जैसे तारापद की विद्याएं उसका एवं अन्य सबका मनोरंजन करने लगीं, वैसे वैसे मानो उसका क्रोध बढ़ने लगा। तारापद में कोई गुण है, इसे उसका मन स्वीकार करने से विमुख रहता, और उसका प्रमाण जब प्रबल होने लगा तो उसके असंतोष की मात्रा बढ़ गई। तारापद ने जिस दिन लव कुश का गीत सुनाया, उस दिन अन्नपूर्णा ने सोचा, संगीत से वन के पशु तक वश में आ जाते हैं। आज मेरी लड़की का मन पिघल गया है। उसने पूछा, चारू कैसा लगा? उसने कोई उत्तर दिए बिना बड़ी जोर से सिर हिला दिया। भाषा में इस मुद्रा का तर्जुमा करने पर यह रूप होता कि जरा भी अच्छा नहीं लगा और ना कभी अच्छा लगेगा। चारू के मन में ईर्ष्या का उदय हुआ है, ये समझकर उसकी माँ ने चारू के सामने तारापद के प्रति स्नेह प्रकट करना कम कर दिया। संध्या के बाद जब चारू जल्दी जल्दी खाकर सो जाती, तब अन्नपूर्णा नौका कक्ष के दरवाजे के पास आकर बैठती और मति बाबू और तारापद बाहर बैठते और अन्नपूर्णा के अनुरोध से तारापद गाना शुरू करता। उसके गाने से जब नदी के किनारे की विश्राम नीरता ग्राम में श्री संध्या के विपुल अंधकार में मुक्त निस्तब्ध हो जाती और अन्नपूर्णा का कोमल हृदय स्नेह और सौंदर्य रस से उछलने लग जाता, तब सहसा चारू बिस्तर से उठकर तेजी से आकर सरोष रोती हुई आकर कहती, माँ तुमने ये क्या शोर मचा रखा है, मुझे नींद नहीं आती। माता पिता उसको अकेला सुलाकर तारापद को घेर कर संगीत का आनंद ले रहे हैं, ये उसे एकदम असह्य हो उठता। इस दीप्त कृष्ण नयना बालिका की स्वाभाविक उग्रता तारापद को बड़ी मनोरंजक प्रतीत होती। उसने उसे कहानी सुनाकर, गाना गाकर, बंसी बजाकर वश में करने की बहुत चेष्टा की, परंतु किसी प्रकार सफल न हुआ। केवल जब मध्याह्न में तारापद नदी में स्नान करने उतरता, परिपूर्ण जलराशि में अपने गौरवर्ण सरल कमनीय देह को तैरने की अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं में संचालित करता, तरुण जल देवता के समान शोभा पाता, तब बालिका का कौतूहल आकर्षित हुए बिना न रहता। वो इसी समय की प्रतीक्षा करती रहती, किंतु आंतरिक इच्छा का किसी को भी पता न चलने देती, और ये अशिक्षा पटु अभिनेत्री ध्यानपूर्वक ऊनी गुलूबंद बुनने का अभ्यास करती हुई बीच बीच में मानो अत्यंत उपेक्षा भरी दृष्टि से तारापद की संतुलन लीला देखा करती। एक रेडियो भाग 4। नंदीग्राम कब छूट गया, तारापद को पता ही न चला। विशाल नौका अत्यंत मृदु मंद गति से कभी पाल तानकर, कभी रस्सी खींचकर अनेक नदियों की शाखा प्रशाखाओं में होकर चलने लगी। नौकारोहियों के दिन भी इन सब नदी उपनदियों के समान शांति सौंदर्यपूर्ण वैचित्र्य के बीच सहज सौम्य गति से मृदुमिष्ट कल स्वर में प्रवाहित होने लगे। किसी को किसी प्रकार की जल्दी न थी। दोपहर में स्नानागार में बहुत समय व्यतीत होता और इधर संध्या होते न होते बड़े दिखने वाले किसी गांव के किनारे घाट के समीप झिल्ली मंद्रित खद्योत खंचित वन के पास नौका बांध दी जाती। इस प्रकार 10 दिन में नौका कांठालिया पहुंची। जमींदार के आगमन पर घर से पालकी और टट्टुओं का समागम हुआ और हाथ में बांस की लाठी धारण किए सिपाही चौकीदारों के दल ने बार बार बंदूक की खाली आवाज से गांव के उत्कंठित काक समाज को यत परोनास्ति मुखर कर दिया। इस सारे समारोह में समय लगा। इस बीच में तारापद ने तेजी से नौका से उतरकर एक बार सारे गांव का चक्कर लगा डाला
किसी को दादा, किसी को काका, किसी को दीदी, किसी को मौसी कहकर 2-3 घंटे में सारे गांव के साथ सौहार्द बंधन स्थापित कर दिया। कहीं भी उसके लिए स्वभावतः कोई बंधन नहीं था। इससे ये बालक गजब की शीघ्रता और आसानी से सबके साथ परिचय कर लेता था। तारापद ने देखते देखते थोड़े ही दिनों में गांव के समस्त हृदयों पर अधिकार कर लिया। इतनी आसानी से हृदय हरण करने का कारण ये था कि तारापद प्रत्येक के साथ उसका अपना बनकर स्वाभाविक रूप से योग दे सकता था। वो किसी भी प्रकार के विशेष संस्कारों द्वारा बंधा न था, इसलिए सभी अवस्थाओं और सभी कामों में उसमें एक प्रकार की सहज प्रवीणता थी। बालकों के लिए वो बिल्कुल स्वाभाविक बालक था और उनसे श्रेष्ठ और स्वतंत्र वृद्धों के लिए वो बालक तो न रहता, किंतु पुरखा भी नहीं। चरवाहों के साथ वो चरवाहा था, फिर भी ब्राह्मण। प्रत्येक के हर काम में वो चिरकाल के सहयोगी के समान अभ्यस्त भाव से हस्तक्षेप करता। हलवाई की दुकान पर बातें करते करते हलवाई कह उठता, भैया जी जरा बैठो तो भाई, मैं अभी आता हूँ। तारापद अम्लान वदन से दुकान पर बैठकर साल के पत्ते के संदेश पर बैठी मक्खियां उड़ाने लग जाता। मिठाइयाँ बनाने में भी वो पक्का था। करधे का मर्म भी उसे थोड़ा बहुत मालूम था। कुम्हार का चाक चलाना भी उसके लिए बिल्कुल नया ना था। तारापद ने सारे गांव को वश में कर लिया। केवल ग्रामवासिनी एक बालिका की ईर्ष्या वो अभी तक जीत नहीं पाया था। ये बालिका उग्र भाव से उससे बहुत दूर निर्वासन की कामना करती थी। यही जानकर शायद तारापद इस गांव में इतने दिन आबद्ध बना रहा। किंतु बालिकावस्था में भी नारी के अंतर रहस्य का भेद जानना बहुत कठिन है। चारू शशि ने इसका प्रमाण दे दिया था। ब्राह्मण पुरोहिताइन की कन्या सोनमणि 5 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी। वो चारू की समवयस्का सहेली थी। अस्वस्थ होने के कारण वो घर लौटी। सहेली से कुछ दिनों तक भेंट न कर सकी। स्वस्थ होकर जिस दिन भेंट करने आई, उस दिन प्रायः अकारण ही दोनों सहेलियों में कुछ मनोमालिन्य की नौबत आ गई। चारू ने अत्यंत विस्तार से बात आरंभ की थी। उसने सोचा था कि तारापद नामक अपने नवार्जित परम रत्न को जुटाने की बात का विस्तार पूर्वक वर्णन करके सहेली के कौतूहल एवं विस्मय को सप्तम पर चढ़ा देगी। किंतु जब उसने सुना कि तारापद सोनमणि के लिए तनिक भी अपरिचित नहीं था, पुरोहिताइन को वो मौसी कहता है, सोनामणि उसको भैया कहकर पुकारती है, जब उसने सुना कि तारापद ने केवल बांसुरी पर कीर्तन का सुर बजाकर माता और पुत्री का मनोरंजन ही नहीं किया है, सोनमणि के अनुरोध पर उसके लिए अपने हाथों बांस की एक बांसुरी भी बना दी है। न जाने कितने दिनों से वो उसे ऊंची डाल के फल और कंटक शाखा के फूल तोड़कर देता रहा है, तब चारू के अंतःकरण को मानो तप्त शूल बेधने लगा। चारू समझती थी कि तारापद विशेष रूप से उन्हीं का तारापद था। अत्यंत गुप्त रूप से संरक्षणीय, अन्य साधारण जन केवल उसका थोड़ा बहुत आभास मात्र कर पाएंगे, फिर भी किसी भी तरह उसका सामीप्य न पा सकेंगे। दूर से ही उसके रूप गुण पर मुक्त होंगे और चारू शशि को धन्यवाद देते रहेंगे। यही अद्भुत दुर्लभ दैवलब्ध ब्राह्मण बालक सोनामणि के लिए सहजगम्य क्यों हुआ? हम यदि इसे इतना यत्न करके न लाते, इतने यत्न से न रखते, तो सोनामणि आदि इसके दर्शन कहाँ से पाती? सोनामणि का भैया शब्द सुनते ही उसके सारे शरीर में आग लग गई। चारू जिस तारापद को मनी मन विद्वेष बाणों से जर्जर करने की चेष्टा करती रही हो, उसी के एकाधिकार को लेकर इतना प्रबल उद्वेग क्यों? किसकी सामर्थ्य है जो ये समझे? उसी दिन किसी अन्य तुच्छ बात के सहारे सोनामणि के साथ चारू की गहरी कुट्टी हो गई और वो तारापद के कमरे में जाकर उसकी प्रिय बंसी लेकर उस पर कूद कूद कर उसे कुचलती हुई निर्दयतापूर्वक तोड़ने लगी। चारू जब प्रचंड रोष में इस तरह बंसी ध्वंस कार्य में व्यस्त थी, तभी तारापद ने कमरे में प्रवेश किया। बालिका की ये प्रलय मूर्ति देखकर उसे आश्चर्य हुआ। बोला, चारू, मेरी बंसी क्यों तोड़ रही हो? चारू रक्त नेत्रों और लाल मुख से ठीक कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ कहकर टूटी हुई बंसी को और 2-4 अनावश्यक लाते मारकर उच्छ्वासित कंठ से रोती हुई कमरे से बाहर चली गई।
तारापद ने बंसी उठाकर उलट पलट कर देखा। उसमें अब कोई दम ना था। अकारण ही अपनी पुरानी बंसी की यह आकस्मिक दुर्गति देखकर वो अपनी हंसी न रोक सका। चारू शशि दिनों दिन उसके परम कौतूहल का विषय बनती जा रही थी। उसके कौतूहल का एक और क्षेत्र था, मतीलाल बाबू की लाइब्रेरी में अंग्रेजी की तस्वीरों वाली किताबें। बाहरी जगत से उसका यथेष्ट परिचय हो गया था, किंतु तस्वीरों के इस जगत में वो किसी प्रकार भी अच्छी तरह प्रवेश नहीं कर पाता था। कल्पना द्वारा वो अपने मन में बहुत कुछ जमा लेता, किंतु उससे उसका मन किसी प्रकार तृप्त न होता। तस्वीरों की पुस्तकों के प्रति तारापद का ये आग्रह देखकर एक दिन मतीलाल बाबू बोले, अंग्रेजी सीखोगे तब तुम इन सारी तस्वीरों का अर्थ समझ लोगे। तारापद ने तुरंत कहा, सीखूंगा। मती बाबू ने खूब खुश होकर गांव के एंट्रेंस स्कूल के हेडमास्टर राम रतन बाबू को प्रतिदिन संध्या समय इस लड़के को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए नियुक्त कर दिया। एक रेडियो भाग 5। तारापद अपनी प्रखर स्मरण शक्ति एवं अखंड मनोयोग से अंग्रेजी अध्ययन में प्रवृत्त हुआ, मानो वो किसी नवीन दुर्गम राज्य में भ्रमण करने निकला हो। उसने पुराने जगत के साथ कोई संपर्क न रखा। मोहल्ले के लोग अब उसे न देख पाते। अब वो संध्या से पहले निर्जन नदी तट पर तेजी से टहलते टहलते पाठ कंठस्थ करता। तब उसका उपासक बालक संप्रदाय दूर से खिन्न चित्त होकर संभ्रम पूर्वक उसका निरीक्षण करता। उसके पाठ में बाधा डालने का साहस न कर पाता। चारू भी आजकल उसे बहुत नहीं देख पाती थी। पहले तारापद अंतःपुर में जाकर अन्नपूर्णा की स्नेह दृष्टि के सामने बैठकर भोजन करता था, किंतु इसके कारण कभी कभी देर हो जाती थी। इसलिए उसने मती बाबू से अनुरोध करके अपने भोजन की व्यवस्था बाहर ही करा ली। अन्नपूर्णा ने व्यथित होकर इस पर आपत्ति प्रकट की, किंतु अध्ययन के प्रति बालक का उत्साह देखकर अत्यंत संतुष्ट होकर मती बाबू ने इस नई व्यवस्था का अनुमोदन किया। तभी सहसा चारू भी जिद कर बैठी, मैं भी अंग्रेजी सीखूंगी। उसके माता पिता ने अपनी कन्या के इस प्रस्ताव को पहले तो परिहास का विषय समझकर स्नेह मिश्रित हंसी उड़ाई, किंतु कन्या ने तुरंत इस प्रस्ताव के परिहास से अंश को प्रचुर अश्रु जलधारा से पूर्ण रूप से धो डाला। अंत में इस स्नेह दुर्बल निरुपाय अभिभावकों ने बालिका के प्रस्ताव को गंभीरता से स्वीकार कर लिया। तारापद के साथ साथ चारू भी मास्टर जी से पढ़ने लगी, किंतु पढ़ना लिखना इस अस्थिर चित्त बालिका के स्वभाव के विपरीत था। वो स्वयं तो कुछ न सीख पाई, बस तारापद की पढ़ाई में विघ्न डालने लगी। वो पिछड़ जाती, पाठ कंठस्थ न करती, किंतु फिर भी वो किसी भी प्रकार तारापद से पीछे न रहना चाहती। तारापद के उससे आगे निकलकर नया पाठ लेने पर वो बहुत रुष्ट होती, यहाँ तक कि रोने धोने से भी बाज न आती। तारापद के पुरानी पुस्तक समाप्त कर नई पुस्तक खरीदने पर उसके लिए भी नई पुस्तक खरीदनी पड़ती। तारापद छुट्टी के समय स्वयं कमरे में बैठकर लिखता और पाठ कंठस्थ करता। ये उस ईर्ष्या परायणा बालिका से सहन न होता। वो छिपकर उसके लिखने की कॉपी पर स्याही उंडेल देती, कलम चुरा कर रख लेती, यहाँ तक कि किताब में जिसका अभ्यास करना होता उस अंश को फाड़ाती। तारापद बालिका की ये सारी धृष्टता आमोदपूर्वक सहता, असह्य होने पर मारता, किंतु किसी भी प्रकार से उस पर नियंत्रण न कर सका। दैवात एक उपाय निकल आया। एक दिन बहुत खींचकर निरुपाय तारापद स्याही से रंगी अपनी लिखने की कॉपी फाड़ फेंक कर गंभीर खिन्न मुद्रा में बैठा था। दरवाजे के पास आकर चारू ने सोचा कि आज तो मार पड़ेगी, किंतु उसकी प्रत्याशा पूर्ण नहीं हुई। तारापद बिना कुछ कहे चुपचाप बैठा रहा। बालिका कमरे के भीतर बाहर चक्कर काटने लगी। बारंबार उसके इतने समीप से निकलती कि तारापद चाहता तो अनायासी उसकी पीठ पर एक घूंसा जमा सकता था, किंतु वह ऐसा न कर गंभीर ही बना रहा। बालिका बड़ी मुश्किल में पड़ गई। किस प्रकार क्षमा प्रार्थना करनी होती है, इस विद्या का तो उसने कभी अभ्यास ही नहीं किया था। अतएव उसका अनुतप्त क्षुद्र हृदय अपने सहपाठी से क्षमा याचना करने के लिए अत्यंत कातर हो उठा। अंत में कोई उपाय न देखकर फटी हुई लेख पुस्तिका का टुकड़ा लेकर तारापद के पास बैठकर खूब बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, मैं
फिर कभी किताब पर स्याही नहीं फैलाऊंगी। लिखना समाप्त करके वो उस लेख की ओर तारापद का ध्यान आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार की चंचलता प्रदर्शित करने लगी। ये देखकर तारापद हंसी रोक न सका। वो हंस पड़ा। इस पर बालिका लज्जा और क्रोध से अधीर होकर कमरे से भाग गई। जिस कागज के टुकड़े पर उसने अपने हाथ से दीनता प्रकट की थी, उसको अनंत काल के लिए और अनंत जगत से बिल्कुल लोप कर पाती तो उसका हृदय का गहरा क्षोभ मिट सकता। उधर संकुचित चित्त सोनामणि एक दो दिन अध्ययनशाला के बाहर घूम फिर कर झांक कर चली गई। सहेली चारू शशि के साथ और सब बातों में उसका विशेष बंधुत्व था, किंतु तारापद के संबंध में चारू को वो अत्यंत भय और संदेह से देखती। चारू जिस समय अंतःपुर में होती, उसी समय का पता लगाकर सोनामणि संकोच करती हुई तारापद के द्वार के पास आकर खड़ी होती। तारापद किताब से मुंह उठाकर सस्नेह कहता, क्यों सोना, क्या समाचार है? मौसी कैसी है? सोनामणि कहती, बहुत दिन से आए नहीं। माँ ने तुमको एक बार चलने को कहा है। कमर में पीड़ा होने के कारण वे तुम्हें देखने नहीं आ सकती। शायद इसी बीच सहसा चारू आ उपस्थित होती। सोनामणि घबरा जाती। वो मानो छिप कर अपनी सहेली की संपत्ति चुराने आई हो। चारू आवाज को सप्तम पर चढ़ाकर भौं चढ़ाकर मुंह बनाकर कहती, ए सोना, तू पढ़ने के समय हल्ला मचाने आती है? मैं अभी जाकर पिताजी से कह दूंगी। मानो वो स्वयं तारापद की एक प्रवीण अभिभाविका हो, उसके पढ़ने लिखने में लेश मात्र भी बाधा न पड़े, मानो रात दिन बस इसी पर उसकी दृष्टि रहती हो। किंतु वो स्वयं किस अभिप्राय से इस असमय में तारापद के पढ़ने के कमरे में आकर उपस्थित हुई थी, ये अंतर्यामी से छिपा नहीं था और तारापद भी इसे अच्छी तरह जानता था। किंतु बेचारी सोनामणि डर कर उसी क्षण हजारों झूठी कैफियतें देती। अंत में जब चारू घृणापूर्वक उसको मिथ्यावादिनी कहकर संबोधित करती, तो वो लज्जित, शंकित, पराजित होकर व्यथित चित्त से लौट जाती। दयार्द्र तारापद उसको बुलाकर कहता, सोना, आज संध्या में तेरे घर आऊंगा। अच्छा? चारू सर्पिणी के समान फुफकारती हुई उठकर कहती, हाँ जाओगे? तुम्हें पाठ तैयार नहीं करना है? मैं मास्टर साहब से सब कह दूंगी। चारू की इस धमकी से न डर कर तारापद एक दो दिन संध्या के बाद पुरोहित जी के घर गया था। तीसरी या चौथी बार चारू ने कोई धमकी न देकर धीरे धीरे एक बार बाहर से तारापद के कमरे के दरवाजे पर सांकल चढ़ाकर माँ के मसाले के बॉक्स का ताला लाकर लगा दिया। सारी संध्या तारापद को इसी तरह बंदी अवस्था में रखकर भोजन के समय द्वार खोला। गुस्से के कारण तारापद कुछ नहीं बोला और बिना खाए चले जाने की तैयारी करने लगा। उस समय अनुतप्त व्याकुल बालिका हाथ जोड़कर विनयपूर्वक बारंबार कहने लगी, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगी। तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, तुम खा कर जाना। इससे भी जब तारापद वश में न आया तो वह अधीर होकर रोने लगी। संकट में पड़कर तारापद लौटकर भोजन करने बैठ गया। चारू ने कितनी बार अकेले में प्रतिज्ञा की कि वो तारापद के साथ सद्व्यवहार करेगी, फिर कभी उसे एक क्षण के लिए भी परेशान न करेगी, किंतु सोनामणि आदि अन्य पंचजनों के बीच में आ पड़ते ही न जाने कब कैसे उसका मिजाज बिगड़ जाता और वो किसी भी प्रकार आत्मनियंत्रण न कर पाती। कुछ दिन जब ऊपर ऊपर से वो भलमनसाहट बरतती, तभी किसी आगामी उत्कट विप्लव के लिए तारापद सतर्कता पूर्वक प्रस्तुत हो जाता। आक्रमण हठात किस कारण किस दिशा से होगा कहा नहीं जा सकता था। उसके बाद प्रचंड तूफान, तूफान के बाद चुर अश्रुवारी वर्षा, उसके बाद प्रसन्न स्निग्ध शांति। एक रेडियो भाग 6। इस तरह लगभग 2 वर्ष बीत गए। इतने लंबे समय तक तारापद कभी किसी के पास बंध कर नहीं रहा। शायद पढ़ने लिखने में उसका मन एक अपूर्व आकर्षण से बंध गया था। लगता है वयोवृद्धि के साथ उसकी प्रकृति में भी परिवर्तन आरंभ हो गया था और स्थिर बैठे रहकर
संसार की सुख स्वच्छंदता का भोग करने की ओर उसका मन लग रहा था। कदाचित उसकी सहपाठिनी बालिका का स्वाभाविक दौरात्म्य चंचल सौंदर्य अलक्षित भाव से उसके हृदय पर बंधन फैला रहा था। इधर चारू की अवस्था 11 पार कर गई। मती बाबू ने खोजकर अपनी पुत्री के विवाह के लिए 2-3 अच्छे रिश्ते जुटाए। कन्या की अवस्था विवाह के योग्य हुई जानकर मती बाबू ने उसका अंग्रेजी पढ़ना और बाहर निकलना बंद कर दिया। इस आकस्मिक अवरोध पर घर के भीतर चारू ने भारी आंदोलन उपस्थित कर दिया। तब अन्नपूर्णा ने एक दिन मती बाबू को बुलाकर कहा, पात्र के लिए तुम इतनी खोज क्यों करते फिर रहे हो? तारापद लड़का तो अच्छा है और तुम्हारी लड़की भी उसकी पसंद है। सुनकर मती बाबू ने बड़ा विस्मय प्रकट किया। कहा, भला ये भी कभी हो सकता है? तारापद का कुलशील कुछ भी ज्ञात नहीं है। मेरी इकलौती लड़की है, मैं उसे अच्छे घर में देना चाहता हूँ। एक दिन राय डाडगा के बाबुओं के घर से लोग लड़की देखने आए। वस्त्राभूषण पहनाकर चारू को बाहर लाने की चेष्टा की गई। वो सोने के कमरे का द्वार बंद करके बैठ गई, किसी भी प्रकार बाहर न निकली। मती बाबू ने कमरे के बाहर बहुत अनुनय की, बहुत फटकारा, किसी प्रकार भी कोई परिणाम न निकला। अंत में बाहर आकर राय डाडगा के दूतों से बनाकर कहना पड़ा कि एकाएक कन्या बहुत बीमार हो गई है, आज दिखाई नहीं जा सकेगी। उन्होंने सोचा लड़की में शायद कोई दोष है, इसलिए इस चतुराई का सहारा लिया गया है। तब मती बाबू विचार करने लगे, तारापद लड़का देखने सुनने में सब तरह से अच्छा है, उसको मैं घर में ही रख सकूंगा। ऐसा होने से अपनी एकमात्र लड़की को पराये घर नहीं भेजना पड़ेगा। ये भी सोचा कि उनकी अशांत अबाध्य लड़की का दुरंतपना उनकी स्नेहपूर्ण आंखों को कितना ही क्षम्य प्रतीत हो, ससुराल वाले सहन नहीं करेंगे। फिर पति पत्नी ने सोच विचार कर तारापद के घर उसके सारे कुल का हाल चाल जानने के लिए आदमी भेजा। समाचार आया कि वंश अच्छा है किंतु दरिद्र है। तब मती बाबू ने लड़के की माँ एवं भाई के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। उन्होंने आनंद से उच्छ्वासित होकर सम्मति देने में मुहूर्त भर की भी देर न की। कांठालिया के मती बाबू और अन्नपूर्णा विवाह के दिन लग्न की आलोचना करने लगे, किंतु स्वाभाविक गोपनीयता प्रिय सावधान मती बाबू ने बात को गोपनीय रखा। चारू को बंद न रखा जा सका। वो बीच बीच में बरगी प्राचीन मराठा अश्वारोही लुटेरों का सैन्य दल के हमले की तरह तारापद के कमरे में जा पहुंचती। कभी रोष, कभी प्रेम, कभी विराग द्वारा उसके अध्ययन क्रम की निवृत्त शांति को अकस्मात तरंगित कर देती। उससे आजकल इस निर्लिप्त मुक्त स्वभाव ब्राह्मण बालक के मन में बीच बीच में कुछ समय के लिए विद्युत स्पंदन के समान एक अपूर्व चांचल्य का संचार हो जाता। जिस व्यक्ति का हल्का चित्त सर्वदा अक्षुण्ण अव्याहत भाव के काल स्रोत की तरंग शिखरों पर उतरकर सामने बह जाता था, वो आजकल प्रायः अनमयस्क होकर विचित्र दिवा स्वप्न के जाल में उलझ जाता। वो प्रायः पढ़ना लिखना छोड़कर मती बाबू की लाइब्रेरी में प्रवेश करके तस्वीरों की पुस्तकों के पन्ने पलटता रहता। उन तस्वीरों के मिश्रण से जिस कल्पना लोक की रचना होती, वो पहले की अपेक्षा बहुत स्वतंत्र और रंगीन था। चारू का विचित्र आचरण देखकर अब वो पहले की भांति स्वाभाविक परिहास न कर पाता। ऊधम करने पर उसको मारने की बात मन में उदय भी न होती। अपने में ये गूढ़ परिवर्तन, ये आबद्ध आसक्त भाव उसे अपने निकट एक नूतन स्वप्न के समान लगने लगा। श्रावण में विवाह का शुभ दिन निश्चित करके मती बाबू ने तारापद की माँ और भाइयों को बुलावा भेजा। तारापद को ये नहीं बताया। कलकत्ता के फौजी बैंड को बयाना देने के लिए मुख्तार को आदेश दिया और सामान की सूची भेज दी। आकाश में वर्षा के लिए बादल आ गए। गांव की नदी इतने दिन तक सूखी पड़ी थी। बीच बीच में केवल किसी किसी गड्ढे में ही पानी भरा रहता था। छोटी छोटी नौकाएं उस पंक्ति जल में डूबी पड़ी थीं और नदी की सूखी धार में बैलगाड़ियों के आवागमन से गहरी लीकें खुद गई थीं। ऐसे समय एक दिन पिता के घर से लौटी पार्वती के समान न जाने कहाँ से द्रुतगामिनी जलधारा कलहास से करती हुई
गांव की शून्य वक्ष पर आ उपस्थित हुई। नंगे बालक बालिकाएं किनारे आकर ऊंचे स्वर से नृत्य करने लगे, मानो वे अतृप्त आनंद से बारंबार जल में कूद कूद कर नदी को आलिंगन कर पकड़ने लगे हों। कुटी में निवास करने वाली स्त्रियां अपने परिचित प्रिय संगिनी को देखने के लिए बाहर निकल आईं। शुष्क निर्जीव ग्राम में न जाने कहाँ से आकर एक प्रबल विपुल प्राण हिल्लोल में प्रवेश किया। देश विदेश से छोटी बड़ी लदी हुई नौकाएं आने लगीं। बाजार का घाट सांध्य समय विदेशी मल्लाहों के संगीत से ध्वनित हो उठा। दोनों किनारों के गांव पूरे वर्ष अपने निवृत्त कोने में अपनी साधारण गृहस्थी लिए एकाकी दिन बिताते हैं। वर्षा के समय बाहरी विशाल पृथ्वी विचित्र पण्योपहार लेकर गैरिक वर्ण जलरथ में बैठकर इन ग्राम कन्याओं की खोज खबर लेने आती है। इस समय जगत के साथ आत्मीयता के गर्व के कुछ दिन के लिए उनकी लघुता नष्ट हो जाती है। सब सजल सचल और सजीव हो उठते हैं एवं मौन निस्तब्ध प्रवेश में सुदूर राज्य की कलालाप ध्वनि आकर चारों दिशाओं को आंदोलित कर देती है। इसी समय कुडूल काटा में नाग बाबुओं के इलाके में विख्यात रथ यात्रा का मेला लगेगा। ज्योत्सना संध्या में तारापद ने घाट पर जाकर देखा, कोई नौका चरख लिए, कोई यात्रा करने वालों की मंडली लिए, कोई बिक्री का सामान लिए प्रबल नवीन स्रोत की धारा में तेजी से मेले की ओर चली जा रही है। कलकत्ता कलवाद्य मंडली जोर से द्रुत ताल पर बाजे बजा रही है। यात्रा का दल बेले पर गीत गा रहा है और सम पर हा 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 शब्द की ध्वनि हो रही है। पश्चिमी प्रदेश की नौका के मल्लाह केवल मृदंग और करताल लिए उन्मत्त उत्साह के बिना संगीत के खचमच शब्द से आकाश को विदीर्ण कर रहे हैं। उद्दीपनों की सीमा न थी। देखते देखते पूर्व क्षितिज के सघन मेघ राशि ने प्रकांड काला पाल तान कर आकाश के बीचों बीच खड़ा कर दिया। चांद ढक गया। पूर्व की वायु वेग से बहने लगी। मेघ के पीछे मेघ दौड़े। नदी में जल कल कल हास्य करता उमड़ने लगा। नदी तीरवर्ती आंदोलित वन श्रेणी में अंधकार पूंजीभूत हो उठा। मेंढकों ने टर्राना शुरू कर दिया। झिल्ली की ध्वनि जैसे दरांत लेकर अंधकार को चीरने लगी हो, मानो आज सामने समस्त जगत की रथ यात्रा हो। चक्र घूम रहा है, ध्वजा फहरा रही है, पृथ्वी कांप रही है, मेघ उड़ रहे हैं, वायु दौड़ रही है, नदी बह रही है, नौका चल रही है, गीत उठ रहा है। देखते देखते गुरु गंभीर ध्वनि में मेघ गरजने लगा। विद्युत आकाश को चीर चीर कर चकाचौंध उत्पन्न करने लगी। सुदूर अंधकार में से मूसलाधार वर्षा की गंध आने लगी। केवल नदी के किनारे एक ओर कांठालिया ग्राम अपनी कुटी के द्वार बंद करके दिया बुझाकर चुपचाप सो रहा है। दूसरे दिन तारापद की माता और भाई आकर कांठालिया में उतरे। उसी दिन कलकत्ता से विविध सामग्री से भरी 3 बड़ी नौकाएं कांठालिया के जमींदार की कचहरी के घाट पर लगीं एवं उसी दिन बहुत सवेरे सोनामणि कागज में थोड़ा सा अमावट एवं पत्ते के दोने में कुछ अचार लेकर डरती डरती तारापद के पढ़ने के कमरे के द्वार पर चुपचाप आ खड़ी हुई। किंतु उस दिन तारापद नहीं दिखाई दिया। स्नेह प्रेम बंधुत्व के षड्यंत्र उसको चारों ओर से पूरी तरह से घेर लें, इसके पहले ही वो ब्राह्मण बालक समस्त ग्राम का हृदय चुराकर एकाएक वर्षा के मेघ अंधकार पूर्ण रात्रि में आसक्ति विहीन उदासीन जननी विश्व पृथ्वी के पास चला गया। ये थी arparejo.com की प्रस्तुति।